हेलो। जैसा कि पिछले वीडियो में आपने देखा था कि अपनी जो पहली प्रश्नावली है वैदिक गणित की, उसके अंदर सूत्र निखिलम द्वारा वर्ग ज्ञात करना हमने सीखा था। इसी क्रम में आज हम सूत्र निखिलम द्वारा घन ज्ञात करना सीखेंगे। तरीका वही रहेगा, थोड़ा सा सूत्र में परिवर्तन होगा तथा उसमें भी दो तरीके होंगे, आधार विधि और उपाधार विधि। तो जिस प्रकार से मैं आपको ये प्रश्न हल करके समझाऊंगा तो आशा करता हूँ आपके समझ में आएंगे तथा जो मैं आपको प्रश्न अलग से करने दूंगा उनको आप करके इसको सीखेंगे। ठीक है, तो हम आज सूत्र निखिलम द्वारा घन ज्ञात करना सीखेंगे। तो चलिए हम सूत्र निखिलम द्वारा घनफल ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले हम सूत्र पर चर्चा करते हैं। जिस प्रकार से हमने सूत्र निखिलम द्वारा वर्ग ज्ञात करने में दो विधियों का उपयोग किया था, आधार विधि व उपाधार विधि, तो उसी प्रकार से घनफल ज्ञात करने के लिए भी हम दो विधियों का उपयोग करेंगे, आधार विधि व उपाधार विधि। आधार विधि से मतलब वे संख्याएं जो 1, 10 या 10 के घातांक अर्थात 100, 1000, 10,000 के नज़दीक होगी उनको हम आधार विधि से हल करेंगे, और अन्य जो बची हुई संख्याएं जो होगी वो न 10, न 100, न 1000 के पास में होगी, इनसे दूर होगी, उनको हम उपाधार विधि से हल करेंगे। तो देखिए सबसे पहले अपन सूत्र लिखते हैं। तो सूत्र में क्या आएगा, सबसे पहले आधार विधि का सूत्र। आधार विधि के सूत्र के अंदर 3 खंड बनते हैं। तो 3 खंड बनते हैं, तो पहले खंड जो अब बनेगा उसमें आएगा संख्या प्लस 2 गुणा विचलन। मध्य खंड रहेगा उसमें आएगा 3 गुणा विचलन का स्क्वायर, और जो अंतिम खंड तीसरा खंड रहेगा उसमें आएगी विचलन की क्यूब। इसी प्रकार से जो उपाधार विधि है उसमें भी हम सूत्रों का उपयोग करेंगे। तो उसमें जो आधार विधि है उसी के अनुसार ही सूत्र रहेगा, सिर्फ अंतर इतना रहेगा कि जो उपाधार अंक प्राप्त होगा वो प्रथम जो अपना खंड रहेगा उसमें उपाधार का जो अंक होगा उसके वर्ग से संख्या प्लस 2 गुणा विचलन को गुणा करेंगे। मध्य खंड में उपाधार अंक गुणा 3 गुणा विचलन का स्क्वायर आएगा, और तीसरे खंड में विचलन की क्यूब आएगी। तो सबसे पहले हम आधार विधि से संबंधित प्रश्नों को हल कर रहे हैं। तो देखिए आपके सामने स्क्रीन पर है सबसे पहले 15। तो सबसे पहले 15 जो आपके सामने है उसमें सबसे पहले हम ये देख रहे हैं कि ये 15 कौन से आधार के पास में है। तो 15 10 के पास में, इसलिए हम इसको आधार विधि से हल कर सकते हैं। तो 15 में आधार कितना हो गया हमारा 10, तथा विचलन कितना प्राप्त होगा हमको 5, क्योंकि 15 है वो 10 से 5 अधिक है, इसलिए विचलन 5 प्राप्त हो गया। अब देखिए सूत्रानुसार पहले खंड के अंदर क्या आएगा हमारे पास में, संख्या प्लस 2 गुणा विचलन। तो संख्या 15 है प्लस 2 गुणा विचलन हमारा 5 है। मध्य खंड के अंदर 3 गुणा विचलन का वर्ग अर्थात 3 गुणा 5 का स्क्वायर, और तीसरे खंड में 5 की क्यूब अर्थात विचलन की क्यूब। अब देखिए इसको हल करते हैं। तो 5 का सबसे पहले 5 का क्यूब करते हैं, तो तीसरे खंड में 5 की क्यूब 125 होती है। मध्य खंड के अंदर जो हमारा विचलन है उसका वर्ग 5, 5 का वर्ग 25, 25 को 3 से गुणा किया तो 75 प्राप्त हो गए। और प्रथम खंड है उसमें संख्या प्लस 2 गुणा विचलन अर्थात 15 में 2 गुणा 5 अर्थात 10 जोड़ेंगे तो हमको 25 प्राप्त हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे कि हमारे दाएं तरफ से आधार 10 है, इसलिए एक एक संख्या को लेते हुए संख्या का समायोजन करेंगे। तो 125 का हमने 5 ले लिया, हासिल बची 12। 12 को मध्य खंड में जो 75 है उसमें जोड़ा तो 87 प्राप्त हो गए। 87 का हमने 7 ले लिया, और हमारे पास में हासिल बची 8। 8 को अगली वाली संख्या में समायोजित करेंगे अर्थात 25 में जब समायोजित करेंगे तो हमारे को क्या प्राप्त हो जाएगी 33। तो इस प्रकार से हमारे को 15 का जो क्यूब है वो 3375 प्राप्त होती है। चलिए एक संख्या और लेते हैं हम, 98। तो 98 हमें पता है कि किस आधार के नज़दीक है, 100 के नज़दीक है, तो इसका आधार 100 हो जाएगा। और 98 है वो 100 से कम है, कितनी कम है 2 कम है, इसलिए विचलन है वो हमारे को कितना प्राप्त हो जाएगा ऋणात्मक 0.2 अर्थात -0.2। अब देखिए संख्या का जो सूत्र है उसी के अनुसार है, हम इसको व्यवस्थित करते हैं। तो प्रथम खंड में संख्या 98 प्लस 2 गुणा विचलन या संख्या गुणा विचलन, तो हमारे पास में जो विचलन है वो -0.2 है, और उसको किससे गुणा कर दिया 2 से। मध्य खंड के अंदर 3 गुणा विचलन का स्क्वायर अर्थात 3 गुणा -2 का स्क्वायर, और तीसरे खंड के अंदर -0.2 हमारा विचलन है उसकी क्यूब। अब देखिए इसको हल करते हैं। सबसे पहले तो प्रथम खंड के अंदर -2 को 2 से गुणा करूंगा तो माइनस के 4 हो जाएंगे, और 98 प्लस के हैं तो 98 प्लस के और -4 तो प्लस माइनस माइनस होता है, इसलिए 98 में से मैंने 4 घटा दिए 94।
मध्य खंड देखिए, पहले -2 का वर्ग करूंगा तो प्लस का 4 प्राप्त हो जाएगा, और प्लस 4 को 3 से गुणा करूंगा तो 12 प्राप्त हो गया। और तीसरे खंड में -0.2 का जो क्यूब करूंगा तो क्या प्राप्त हो जाएगा, -0.8। जैसा कि हमें पूर्व की कक्षाओं में पता है कि अगर किसी भी ऋणात्मक संख्या की पावर सम में होती है तो उसका प्राप्त उत्तर है वो धनात्मक होता है, और अगर विषम होती है तो ऋणात्मक प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से जब क्यूब है तो जब भी किसी ऋणात्मक संख्या की क्यूब की जाती है तो उत्तर जो प्राप्त होते हैं वो ऋणात्मक अंक ही प्राप्त होता है। अब देखिए हमें इसको समायोजित करना है। क्यों करना है कि जो तीसरे खंड में हमको ऋणात्मक अंक प्राप्त हुआ है -0.8, इसलिए हमें इसको क्या करना पड़ेगा, व्यवस्थित करना पड़ेगा, क्योंकि हमें जो अंक प्राप्त करने हैं, हमें जो संख्या प्राप्त करनी है वो धनात्मक प्राप्त करनी है। तो देखिए सबसे पहले अब इसमें समायोजित करते समय में ध्यान में रखना है कि हमारा जो आधार है वो क्या है, 100। अर्थात हम दूसरे वाले खंड में से अगर एक अंक उधार लेंगे तो इसका मतलब हम 100 उधार लेंगे। तो देखिए मध्य खंड के अंदर 12 है, तो 12 में से मैं तृतीय खंड के लिए एक उधार लेता हूँ, तो 12 में से एक उधार लेऊंगा तो मध्य खंड में 11 बचेंगे, और वो एक है वो तृतीय खंड में जाके किस में परिवर्तित हो जाएगा, 100 में। क्यों? क्योंकि हमारे पास में आधार है वो 100 है। तो इसलिए अब क्या करूंगा, व्यवस्थित करने के लिए 100 में से मैं क्या घटाऊंगा, 0.8। 100 में से क्या घटा दूंगा, 0.8 घटाऊंगा तो क्या प्राप्त हो जाएगा मेरे पास में 92। अब मेरा आधार 100 था तो इसलिए दो अंक लेने हैं, तो 92 का 92 आ जाएगा, मध्य खंड में 11 का 11 आ जाएगा, और अंतिम खंड है वो 94 का 94 आ जाएगा।